आपका क्या पर्सपेक्टिव है थीज्म एथिज्म को लेकर? अथीस्ट बिलीव्स गॉड एग्जिस्ट करते हैं, एथियस्ट बिलीव्स कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग। प्योर एथिज्म है। मेरे को philosophically a lot of times the people I've met it comes off as a bit egoistic. They feel like यार I am better than you because I'm an atheist. अगर तुम religion में मान रहे हो तो you're weak because you're requiring God for you to feel ये मैं बिना गॉड का अपने में खड़ा हो सकता हूँ। आप अब तक यही मानते हो कि जो आस्तिक है मतलब पूजा पाठ में विश्वास रखता होगा? मतलब मोस्टली तो वही करता है। डू वी हैव फ्री विल और इज इट ऑल डिटरमाइंड? नहीं, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, जब कर्म कर लिया तो फल भोगने में परतंत्र हो। अगर भगवान ने ये दुनिया बनाया है 2 साल के बच्चों क्यों होता है? क्योंकि कर्म स्वतंत्रता है। क्या मतलब उसने कुछ गलत किया इसलिए? If God is a physicist who designed the universe, he is great. But if God is a sociologist who designed human society, then bro, he failed. वास्तव में सृष्टि बनाई गई है या अगर हार्मनी क्रिएट की गई है तो इंडिपेंडेंटली आप अपने अकॉर्डिंग ग्रो कर सको, इसके लिए अगर उसमें ईश्वर इंटरवीन करेगा या क्रिएटर इंटरवीन करेगा तो फिर हमारे जीने का कोई सेंस नहीं है। यार मेरे को तो ये खत्म करना है यार, ये बार-बार चलते रहेगा एपिसोड पे एपिसोड। ये जिंदगी के लिए या फिर और दूसरे जिंदगी में आऊंगा, मैं नहीं करना भाई ये सब। वो फिर मोक्ष है ना पूरा, वो अलग डिस्कशन है। वो मोक्ष है, यानी कि आप मोक्ष चाहते हो। आप मोक्ष चाहते हो। आई फील रिलीजन जो है ना, इट शुड बी ओपन टू इवॉल्विंग, ओपन टू मॉडर्नाइजिंग। एंड जैसे ही हमारी सोच से बदल रहे हैं, रिलीजन को भी इसका अपडेट होना चाहिए ना, हो भी रहा है बहुत हद तक। एंड जो आर्य समाज मूवमेंट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी ओनली। बट आर्य समाज ने क्लेम ऐसा किया है कि वो रिफॉर्म नहीं कर रहा है, वो रिवाइव कर रहा है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन में, जहां आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि थीज़म और एथिज़म के इर्द गिर्द होगा, यानी आस्तिकता और नास्तिकता। इससे रिलेटेड हम फिलॉसॉफिकल चीज़ों पर भी देखेंगे, सोशल चीज़ों पर भी कुछ विचार करेंगे। ज़्यादा कोशिश मेरी साइंस और फिलॉसफी पर बात करने की रहेगी, सोशियोलॉजी पर भी बात करेंगे तो थोड़ा फिलॉसॉफिकल व्यू ऑफ पॉइंट से बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल डिबेट नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। क्योंकि डिस्कशन के थ्रू लोग जुड़ते हैं, डिबेट के थ्रू या तो व्यक्ति अगले मत को स्वीकार करता है या फिर लड़ लेता है, झगड़ा होता है। तो हमें जोड़ने का कार्य करना है और इसी दिशा में हमारे साथ मौजूद हैं संदीप आर्य जी, जिन्हें आप जानते हैं, ओम आर्यावर्त नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और बहुत पराक्रमी व्यक्ति हैं, माउंटेनियर हैं, 25 से ज़्यादा चोटियां अब तक चढ़ चुके हैं, लगभग 7000 मीटर की ऊंचाइयों को छू चुके हैं, तो बहुत साहसी व्यक्ति हैं और साथ में फ़िलॉसफी लॉजिक पर भी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो मैं संदीप जी आपका स्वागत करूंगा। और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं लक्ष्य, इनका भी मैं स्वागत करूंगा। और लक्ष्य स्पीक्स नाम से इनका इंस्टाग्राम हैंडल है और ये कास्टिज़म के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रखर आवाज़ रखते हैं और इनका एक पूरा मूवमेंट है। और अभी हमारी एक डिबेट हुई थी आर्य समाज के ही कार्यक्रम में, आर्य समाज के ही मंच पर। उस डिबेट में हमने थीज़म वर्सेस एथिज़म किया था, तो वहाँ लक्ष्य भाई जो है वो एथिज़म की साइड से थे, क्योंकि वो डिबेट मतलब एक प्ले की तरह है जहाँ पर हम अपने विचार रख रहे हैं और वहाँ कोई ना कोई एक साइड हमें पिक करनी होगी। लेकिन आज हम बिना कोई साइड पिक किए लक्ष्य भाई भी अपने ओरिजिनली ओपिनियन रखेंगे, जैसा कि उन्होंने डिबेट में भी बताया था कि वो एथिज़म को एज ए पिक कर रहे हैं। लगभग अमित जी का भी यही विचार था, बाकी वो एग्नोस्टिक की तरफ से थोड़े ज़्यादा उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो तभी मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया था मन में कि डिबेट के बाद हमें एक ऐसा डिस्कशन भी करना चाहिए जहां हम एक दूसरे से बात कर रहे हों, अपनी बात हमें वहां प्रूव नहीं करनी है, थोपनी नहीं है, सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट्स को रखना है। और क्योंकि वो जो डिबेट थी वो लाइव मैनेजमेंट में थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग हमें उतनी प्रोफेशनली नहीं मिलेगी। हालांकि उसका रिकॉर्डिंग हुआ है कुछ और शायद ये पॉडकास्ट आएगा जब तक वो आ चुकी होगी, और हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आए। लेकिन लाइव सिटिंग और ऐसा क्लोज्ड सिटिंग में बहुत फ़र्क होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोफेशनल है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको एक और बार रिकॉर्ड किया जाए, एज ए डिबेट नहीं, एज ए डिस्कशन। तो आगे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपको लगभग दर्शकों को अंदाज़ा लग चुका होगा कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस हो सकते हैं, तभी चर्चा करने का भी मज़ा आएगा, क्योंकि यदि एक ही विचारधारा के लोग होंगे तो ज़्यादा कुछ उसमें से निकल कर नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं संदीप जी से पूछूंगा कि उनकी थीज़म एथिज़म को लेकर के क्या पोजीशन है और आपका अपना ओपिनियन क्या है, एज ए डिबेटर नहीं,
एज ए डिस्कशन करने में ओपनली यदि आपसे पूछा जाए तो आपके अपने ओपिनियंस क्या है? जी मोहित जी, मेरा अपना ओपिनियन है आस्तिकता के ऊपर, थीज़म के ऊपर। और वो थीज़म का सिर्फ ये नहीं है कि हम ये मानते हैं कि ईश्वर ही एक ऐसी सत्ता है जो संसार में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि नास्तिक आदमी अपने एक पोजीशन रखता है कि प्रकृति से ही संसार बना है, और एक आस्तिक आदमी सामान्य जनसाधारण में ये सोचता है कि सिर्फ ईश्वर ही एक तत्व है। हमारा ऐसा कोई भी एक आधार नहीं है कि हम सिर्फ एक तत्व को लेके चलते हैं। हमारे यहाँ पे हम संसार के कारण यानी कि उपादान और निमित्त और साधारण निमित्त कारण को लेकर चलते हैं। तो यहाँ से ही हमारा सारा दर्शन चलता है, जिसको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। उसी में फिर हमारी 6 कुछ फिलोसफी है। अरिस्टोटल का भी ऐसा ही था ना, नेसेसटेरियन कॉज, मटेरियल कॉज, इस तरह से 3 रीजन उन्होंने बताए थे। थोड़ा अलग है लेकिन मतलब उससे सिमिलर लगेगा सुनने में। हाँ जी। तो इस बात से मुझे याद आया, आजकल यूथ में एक सोच है दैट जो एथिज्म, थीज्म और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमने कहीं वेस्ट से सीखा है, या कोई वो वेस्टर्न फिलोसॉफिकल मूवमेंट से आते हैं, या किसी रिचर्ड डॉकिंस या क्रिस्टोफर हिचन्स से एथिज्म आया है। ऐसा बात नहीं है। दे आर अभी मॉडर्न, वो लोग हाईलाइट उसे कर रहे हैं, बट ये थीज्म एथिज्म के डिबेट्स हमारे इंडिया में बहुत सालों से चली आ रही हैं। 2000-3000 साल पुराने वी हैव एविडेंसेस ऑफ डिबेट्स, एंड इंडिया में ये डिबेट तब हो रहा था जब वेस्ट में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वी आर द वंस बिफोर प्लेटो एंड एरिस्टोटल, वी वर द वंस डिस्कसिंग एथिज्म एंड थीज्म। तो ये कोई वेस्टर्न या कोई ऐसे रैशनलिज्म कोई बाहर का ये नहीं है, इट्स अ वेरी इंडियन Even कल्चर का पार्ट। थीज्म में भी 50 तरह की फिलोसफीज में डिबेट हो रही थी, वो भी आपस में क्रिटिसिज्म कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो भी झुंड में पॉलिटिकली एक थे, उनमें भी काफी डिस्कशंस हो रहे थे। एंड वन तो वेरी, मैं अगला आप ही के पास आ रहा था कि आपके इस पर क्या एंड द वन ओपिनियन वेरी है। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट जैसे वेस्टर्न अब्राहमिक रिलीजन्स पे हाउ दे कॉन्सेप्चुअलाइज देयर फेथ, इसमें there's very less room for diversity within schools of thought के मामले में। whereas Indian इसमें हम देखते हैं, you obviously have the Vedic schools जो हिंदुइज्म के मेन अम्ब्रेला में आते हैं, एंड देन यू ऑल्सो हैव जो नास्तिक स्कूल्स होते हैं जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड इनके बीच भी डिबेट्स होना। वी हैड अ वेरी प्लूरलिस्टिक सॉर्ट ऑफ आउटलुक एंड डिबेट्स एंड एवरीथिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स। एंड आई थिंक हम एक तरीके से उसे भूल रहे हैं आजकल, एंड वी फील दैट डिबेट करना, ये जो द कल्चर ऑफ डिबेटिंग एंड डिस्कसिंग, दिस इज as old as Indian culture itself. एंड एक तरीके से हम जब ये चीज करते हैं, वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स इन अ सेंस। हाँ, क्योंकि डिस्कशन एक ऐसी चीज है कि डिस्कस करने से बहुत सारे मतभेद क्लियर होते हैं, और अगर आप कोई सही बात सोसाइटी में इंटरवीन करना चाह रहे हो तो उस पर लोग आएंगे थ्रू द डिस्कशन। अगर हम मोनोलॉग देंगे तो बहुत सारे लोग उससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन डिस्कशन में ऐसा होता है कि जिस बात से मोनोलॉग में आपसे वो डिसएग्री कर रहा था कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, वो डिस्कशन में एग्री हो जाएगा। तो डिस्कशन में और डिबेट में ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है थीज्म एथिज्म को लेकर के, अपना खुद का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोसाइटी से कनेक्टेड चीज नहीं है। तो व्हाट इज योर साइकोलॉजिकल पोजीशन रिगार्ड दिस डिस्कोर्स? देखिए, मेरा अपब्रिंगिंग जो रहा है, हिंदू फैमिली, पेरेंट्स वर बोथ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मंदिर जाना एंड ऑल दैट। बट देन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई यूज्ड टू बी फैसिनेटेड कि यार इतने धर्म है, सबके अपने अपने अलग अलग सोच हैं। तो मैं मानता था यार सारे धर्म जो हैं वो एक ही भगवान को मानते हैं, ऐसा मेरा अप्रोच था। तो कोई धर्म गलत नहीं है, सब धर्म का जो यू प्रे टू द सेम गॉड इन अ सेंस, ऐसा मेरा ये था। एंड जब एग्जाम का रिजल्ट आने का कुछ था, या फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता था, मैं थोड़ा सा ज्यादा रिलीजियस हो जाता था। फिर देन व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट सोशल जस्टिस मूवमेंट्स, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियर एंड ऑल, तब क्या हुआ, जो हिंदू रिलीजन में सर्टेन कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, हाँ, वो बहुत इंस्टेंसेस में क्या होता था, जो उस टाइम के प्रीस्टली क्लास थे, जो ब्राह्मण्स कंट्रोल करते थे इन सबको, उनके इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग होता था। तो उस टाइम आई हैड अ स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ एथियज्म रनिंग कि यार धर्म जो है उसको पावरफुल लोगों ने अपना एक टूल बना रखा है, जो अपने से वीक लोगों को ओप्रेस करने। तो एक जो आप कह सकते हो मार्क्सिस्ट लेंस से आप देखते हो, तो रिलीजन इट बिकम्स अ टूल ऑफ द रूलिंग क्लासेस। तो आई सब्सक्राइब टू दैट आइडियोलॉजी एंड आई वाज लाइक, जो गॉड, रिलीजन, ये सब फालतू है, हटाओ। देन लेटर ऑन जब मार्क्सिस्ट रीडिंग्स हुए, एंड देन आई रेड मोर मॉडर्न ऑथर्स, देन समझ में आया धर्म एक ऐसा चीज है जो लोगों को होप देता है। हाँ, एंड बहुत लोगों का वो इतना अपने एक कल्चर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा वो उनका कोपिंग का एक सोर्स ऑफ होप होता है। इसको नकारना, स्पेशली जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जो लोग दिन भर मजदूरी करते हैं, दे नीड समथिंग टू बिलीव इन, हाँ,
उनको आप ये मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ा के उनको ये नहीं कर सकते हो। और They need बिलीव that. के अलावा कल्चर में फेस्टिवल्स और बहुत सारी ऐसी चीजें भी आती है जो थोड़ा सा हमें एक मतलब हाँ, हाँ. एक डिवाइन टाइप का एंटरटेनमेंट देती है। एंटरटेनमेंट ऑल्सो इट सर्व्स अ कम्युनिटी पर्पस। हाँ जैसे कुछ ऐसे फेस्टिवल्स, दिवाली हो गया, हाँ, अपने रिलेटिव से मिलना, मिठाई खाना, व्हाटएवर। एंड आप देखोगे जब डॉक्टर अंबेडकर बुद्धिज्म की बात कर भी रहे थे, एंड इट वाज आल्सो बुद्धिज्म के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल अशोक जयंती। अशोक जब कब पैदा हुए थे, कब मरे थे, वी जस्ट हैव द इयर्स, वो भी अप्रोक्सीमेशन, उनका बर्थ डेट हमें नहीं पता। हाँ नहीं बट पता। देन हाँ वी हैड अ डेट जस्ट लाइक दैट बिकॉज़ वी वांटेड टू हैव दैट कल्चरल बॉन्डिंग। हाँ, तो कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए वो हर कोई religion- करना चाहता है हाँ, क्योंकि वो in every इम्पोर्टेंट religion, चीज है। yes, yes, every religion, and also the concept of fasting। हाँ, it is, देखो फास्टिंग हम भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, बट उससे क्या होता है ना, इट इज ऑल्सो एक पर्सनल फेथ का टेस्ट हो जाता है, दैट आप किसी डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए आप खुद को एक तरीके से सफरिंग पे जाने दे रहे हो। तो रिलीजन के कैसे बहुत फैक्टर्स हैं, प्योरली फिलोसॉफिकल वे में रिलीजन को देख के उसी को सब पे थोपना, फिर वो इंडिविजुअलिटी को मिस करना हो जाता है। बट मेरा अभी का जो स्टैंड है, देखिए, एग्नोस्टिक, हाँ, मेरे को लगता है जो एथियस्ट्स हैं वो कल्चरल, सोशल, हाँ, और ये सब रीजंस को ज्यादा एंगेज करना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ये बताते हैं रिलीजन है वो गलत है, गॉड नहीं है, आप भूल जाओ। आई थिंक दैट्स अ वेरी रिडक्शनिस्ट अप्रोच, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मिस कर रहे हैं। सोशियोलॉजिकली, कल्चरली, रिलीजन एंड फेथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो उनका है। एंड जो थीइस्ट्स हैं, मुझे जो फिलोसॉफिकल थीइस्ट्स है उनसे उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वो थीइस्ट्स होते हैं जो रिलीजन को दे यूज इट एज अ टूल तो थोड़े जस्टिफाई उग्र सोशल। हो जाते हैं कई हाँ, बार। देखिए सोसाइटी में अगर कुछ चीजें हैं, अगर वुमेन्स को आप एक इसमें रख रहे हो, हाँ, या आप कह रहे हो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को कहीं आना नहीं चाहिए, और इसके लिए आप कोई डिवाइन रीजनिंग दे रहे हो, आई फील दैट इज प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज आप ऐसे धर्म का नाम से किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हो। बहुत ज्यादा कुछ चीजें क्लोज माइंड वाली हो वही जाती वही है। है। तो आई फील रिलीजन जो है ना, इट शुड बी ओपन टू इवॉल्विंग, हाँ, ओपन टू मॉडर्नाइजिंग, एंड जैसे ही हमारे सोच से बदल रहे हैं, रिलीजन को भी उसका अपडेट होना चाहिए ना, हो भी रहा है बहुत हद तक। एंड जो आर्य समाज मूवमेंट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी ओनली, बिकॉज उन्होंने भी तो बहुत वो फेस किया है फ्रॉम द जो ऑर्थोडॉक्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, बट आर्य समाज ने क्लेम ऐसा किया है कि वो रिफॉर्म नहीं कर रहा है, वो रिवाइव कर रहा है वैसा। तो वो फिर एक इंटरप्रिटेशन वाली अलग डिबेट हो जाती है, जिसमें जैसा आपने कहा ऑर्थोडॉक्स वाले यही क्लेम करते हैं कि नहीं हम ओरिजिनल हैं, तुम डुप्लीकेट हो, और आर्य समाज ऐसा क्लेम करता है कि हम ओरिजिनल है, तुम डुप्लीकेट हो। बट ये बात ठीक है कि ओरिजिनल डुप्लीकेट को एक बार साइड में भी हटा दें तो दोनों में बेटर हमको एज ए सोसाइटियल बेनिफिट जो है वो आर्य समाज दिखता है। See, I am not in this delusion कि एक दिन सब लोग नास्तिक बनेंगे या सब लोग एथियस्ट बनेंगे। ये because Indian culture has been tightly linked to some form of religion. It could be any religion. And हमारे उसमें फिर ब्यूटी खत्म करने वाली बात हो हाँ, गई। हाँ। and हमारे जो religious practices रहे हैं, it has something to do with this concept of धर्म, जो आप धर्मा कहते हैं, और हमारे बुद्धिस्ट में धम्म कहते हैं। And the way we understand is, I understand, जो धर्म होता है, it's basically a guiding principle in your life. हाँ. And with the discussion happens of science versus dharma, I think it's a very bullshit discussion. The reason being, science is a tool. धर्म आपको बताता है किस डायरेक्शन में आपको चलना है, science tells you how do you get there. हाँ, तो इन दोनों का इसमें डिस्कशन कराना एक लाइक दो अलग, बहुत अलग अलग केवल अगर साइंस है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन जैसा आपने कहा इंटेंट नहीं है, तो फिर वो विकास की जगह विनाश में भी जा सकती है। तो वो साइंस इज अ टूल। हाँ, हिटलर ने जूस को गैस करने के लिए यूज किया था, फिर हम वही साइंस यूज करके बहुत लोगों का सेवा भी कर सकते हैं। It's like that, right? But dharma is that guiding principle which tells you where you use that tool. I think that is my understanding. I could be very limited in my thing, but that's okay. तो जैसा आपने कहा एग्नोस्टिक, तो सोशियो रिलीजियस तरीके से आपने आंसर इस पर किया कि जो थीस्ट हैं उनमें एक अलग एक्सट्रीमिज्म मिलता है, जो फिलोसॉफिकल थीस्ट है उनको छोड़कर भी बहुत तरह के थीस्ट हैं। और ये बात तो ठीक है कि जो सो कॉल्ड थीस्ट हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बट जिनसे थीइज्म ऐसा भी चीज है जिन्होंने लोगों को सफरिंग के टाइम में बहुत होप भी दिया है। हाँ, वो भी दिया है। दोनों चीजें हमें मिलती है और वो दोनों साइड हमें मिलती है। और वहीं आपने कहा कि एथिस्ट ऐसे जनरली हमें ज्यादा ऐसे मिलते हैं जो सोशल चीजों को देखकर एथिस्ट बने होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन इस पर ये है कि फिलोसॉफिकली जो आपने कहा कि एक थीज्म है और एथिज्म है, तो क्या फिलोसॉफिकली भी आप अपने आप को एग्नोस्टिक फील करते हो या उसमें आपकी कोई एक पोजीशन? देखिए, इफ यू आस्क मी, हाँ, कि आपको किस में मानना अच्छा रहेगा, I would like to believe
that there is some force out there जो हमें गाइड कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमें कुछ वो भगवान हमारे साथ है वाला फीलिंग देता है। हाँ, अगर आपके पीछे कोई ना कोई खड़ा है, बिकॉज स्टैंडिंग अलोन इन दिस वर्ल्ड इज नॉट ईजी, कंसिडरिंग आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो जिसमें से सोसाइटी में बहुत आपको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है, इट गिव्स यू दैट होप। हाउएवर मेरे को लगता है दैट आइडिया comes from some place of me trying to cope with my anxieties or insecurities. हाँ, तो and जो pure atheism है, मेरे को philosophically a lot of times the people I've met, it comes off as a bit egoistic. They feel like यार I am better than you because I'm an atheist. अगर तुम religion में मान रहे हो तो you're weak because you're requiring God for you to feel ये मैं बिना God का अपने में खड़ा हो सकता हूँ, and I feel ego is not a good thing. So again I am an agnostic. I'm open to believing that there is this God and all. Sometimes I also feel that in my heart कि यार काश ऐसा हो, but then I cannot argue for it. I cannot give you some very sound logical argumentation based on that. It is mostly again कोई अपना emotional sort of एक पॉसिबिलिटी की तरह, Possibility की तरह, हाँ, उसमें हाँ, एक हाँ। जैसा आपने कहा आर्ग्यू करने का नहीं, जैसे जितना मैं समझा, तो अगर मैं तो आपकी as an थिंकिंग को agnostic, I can argue with a theist saying कि यार नहीं है. मैं also argue with an atheist saying कि how can you be sure that there is no God? तो अगर मैं आपने अभी जो बात बोली उसको अगर टेबल पे पोर्ट्रे करूँ तो मुझे बताइएगा कि ये ठीक है। आपका कहना है कि आप होप करते हो कि अगर हो तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी उसमें भाई प्रॉब्लम मेरे नहीं लिए तो है। लाइफ अच्छा हो जाएगा ना कि हाँ, भाई हाँ, हाँ कुछ कोई हाँ, तो है ठीक जो है, वहाँ कुछ है तो मेरे लिए, है, हाँ कोई कोई तो ड्राइविंग शक्ति फोर्स है, है। हाँ हाँ, हाँ, है, इसमें आप श्योर नहीं हो, लेकिन आपने जो कहा कि हो तो अच्छा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप ऐसा मानते हो कि हो, एग्जैक्टली है ना? यानी आप पसंद करोगे थीस्ट होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिलहाल थीस्ट हो, है ना? फिलहाल फिलोसॉफिकली आप एग्नोस्टिक हो, मतलब एथीस्ट भी नहीं हो और थीस्ट भी नहीं हो। और एग्नोस्टिक का जितना मुझे एकेडमिक मतलब पता है वो ये है कि वो कुछ भी नहीं मान रहा है, वो सिंपल ये कह रहा है कि मुझे फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में एक एज ए एक्सप्लेनेटरी कुछ नहीं पता, एज ए आंसर, एज ए कंक्लूजन मुझे कुछ नहीं पता। अ थीस्ट बिलीव्स गॉड एग्जिस्ट करते हैं, एथियस्ट बिलीव्स कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, I do not believe that God does not exist. I do not believe that God exists. Mine is the neutral position. हाँ, atheist क्या कर So रहे you हैं? are They are taking sharply ready to listen the both arguments simultaneously. And even when an atheist says कि God नहीं है, I can tell him कि how do you know for sure? Because atheist is also making a claim that उन्हें पता है कि God नहीं है. Okay. देखो दोनों are claiming some sort of a you are making a claim, they are making a claim. I am the one not making any claim. Agnostic position is not some हाँ, claim. जैसा आपने उसमें चर्चा में कहा था कि जब मैंने कहा कि अंधविश्वास जैसी चीजें, दोनों में ही अंधविश्वास लग रहा है, क्योंकि दोनों ही एक विश्वास पर मान रहे हैं दोनों कि विश्वास हाँ, यहाँ होगा, और वो कह रहे हैं नहीं नहीं होगा, बाद में साइंस खोज लेगी, तो दोनों में ही विश्वास है। एग्नोस्टिसिज्म में lack of that विश्वास, लैक ऑफ उसमें कोई विश्वास है, विश्वास ही नहीं, नो दे टेकिंग नो पोजीशन बेसिकली। बट अगर कोई एथिस्ट है और वो आर्गुमेंट दे रहा है कि नहीं ही हो सकता है, तो आप उनको सुनने के लिए रेडी हो, ओपन टू फॉर बोथ साइड्स। साइमल्टेनियसली अगर थीस्ट भी कोई आर्गुमेंट दे रहा है तो देन यू आर रेडी टू लिसन। ठीक है, तो लगभग इनसे हमने एक डिस्कशन कर लिया। अब मैं अपनी बात रखता हूँ, उसके बाद फिर हम संदीप जी की तरफ चलेंगे और फिर हम इस टाइप से एज ए सर्किल डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत नई चीज़ें निकले। फिलहाल हम लोग एज ए थीस्ट अपनी पोजीशन रखते हैं, तो हम थीस्ट वाले कुछ आर्गुमेंट्स रखेंगे, उस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले थीस्ट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक की अपनी डेफिनेशन बताऊंगा। अगर हम लोग एकेडमिक देखेंगे तो थीस्ट का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो ऑन्टोलॉजिकल नेचुरलिज्म पर विश्वास नहीं करता है। साधारण शब्दों में कहूँ तो वो ये नहीं मानता है कि सब कुछ प्राकृतिक है, सब कुछ नेचुरल है, सब कुछ फिजिकली, जिसको हम कहते हैं ना एम्पेरिकल एविडेंस, जो सीधा ऑब्जर्व हो रहा है उससे समझाया जा सकता है, ऐसा थीस्ट नहीं मानता है। थीस्ट मानता है कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ पॉइंट पर यूनिवर्स के इनर कॉज में कुछ ऐसा है जो कि फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। ये थीस्टिक अप्रोच है। वहीं एथिज्म जो है वो भी एक आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करता है। एथिज्म इज नॉट द लैक ऑफ थीज्म, क्योंकि आप अपने आप को एग्नोस्टिक कह रहे हो तो आप ऑलरेडी ये बात मान रहे हो, अदरवाइज यू विल ऑल्सो कॉल्ड ए एथिस्ट, क्योंकि एग्नोस्टिक भी फिर एथिस्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्नोस्टिक भी थीस्ट नहीं है एंड एथिस्ट भी नहीं है। और वहीं एग्नोस्टिक ये कहता है कि मैं दोनों में ही विश्वास नहीं रखता हूँ। तो अगर, क्योंकि एज ए थीस्ट मैं ये कहूँगा कि एथिज्म से थीज्म जो है वो ज़्यादा रैशनल पोजीशन है,
एज ए एथिस्ट को ये कहेगा कि थीज़म से मेरी पोजीशन ज़्यादा रैशनल है, पर अगर आप फॉर्मल लॉजिक में इन तीनों पोजीशंस को रखोगे तो एग्नोस्टिक जो है वो एथिस्ट से ज़्यादा रैशनल पोजीशन होगी। इसलिए जो आपने बात कही ना कि मैं नहीं चाहता कि एथिज्म हर जगह फैले, तो एक मैं भी अगर अपने मन की बात बताऊं तो एक बार मैं इस बात को हटा भी दूं कि मुझे सबको थीस्ट नहीं बनाना है, तो मैं चाहूंगा कि सब एथिस्ट भी ना बने, क्योंकि वहां पर भी फिर एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा। जो जो दोष आप थीज्म में दिखाओगे वो एथिज्म में भी आ जाएंगे। तो अगर आपको सबसे रैशनल पोजीशन चुननी है, और एग्नोस्टिक का मतलब वो नहीं है कि एग्नोस्टिक एथीस्ट या एग्नोस्टिक थीस्ट, एग्नोस्टिक मतलब प्योर एग्नोस्टिक, तो मैं खुद ये चाहूंगा थीज्म के बाद, क्योंकि मैं थीज्म में विश्वास रखता हूँ, थीज्म के बाद अगर मैं किसी फिलॉसफी को सबसे ज्यादा रैशनल मानता हूँ कि ये फिलॉसफी आगे बढ़नी चाहिए, तो वो एग्नोस्टिसिज्म है। क्योंकि वहां पर व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, वो वेरी रेडी है, वो एकदम शार्पली रेडी है कि मैं एकदम तैयार बैठा हूं कि यदि कोई ऐसे आर्गुमेंट्स हैं तो आप उन्हें रख सकते हो। एंड आई थिंक इस ऑल कॉन्वर्जेशन में और एक कॉन्सेप्ट आता है, आपका जो THEISM है उससे डिफरेंस DEISM, डीइज्म। डीइज्म इज बेसिकली स्पिनोजा's गॉड, कि आपने बता दिया दैट द यूनिवर्स हैज अ मेटाफिजिकल कॉज, however you believe that cause is not a moral or immoral cause, it's an amoral cause. हाँ, वो अच्छा बुरा नहीं है, वो doesn't care about these concepts and doesn't care about humans and doesn't care about showing itself to humans and proving look I exist and worship me and this is my knowledge to you, because it believes जैसा ही पत्थर वत्थर रहता है इंसान भी वैसा ही है, क्यों उनको जाके कुछ देना। हाँ, so that position could be there even if you prove that there a God exists, to prove that वो God cares about us to the point कि वो आके हमें कोई ग्रंथ पकड़ाएंगे या हमें ज्ञान देंगे, that I think is also one more step to argue, right? हाँ, और ये चीज तो मैं पहले से ही, इसके ऊपर हमें थोड़ी फिलोसफिकल चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि मैं हमारा बस एक बात हाँ, कंप्लीट कर दूं फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ कि ये तो मैं पहले ही इस बात का खंडन कर दूं कि अगर कोई ईश्वर होगा भी तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो किताब में ग्रंथ पकड़ाने आएगा क्योंकि वो जब मेटाफिजिकल है तो उसका अगर कोई इंटरेक्शन भी हो रहा होगा ह्यूमन से तो मेटाफिजिकल ही होगा। वो हाथ में कुछ पकड़ाने आएगा तो खुद फिजिकल हो गया, और फिजिकल चीज कैसे फिजिकल चीजों का कॉज होगी एज ए थीस्ट की पोजीशन से। तो जो ऐसा मानते हैं कि भगवान प्रकट होंगे कुछ देंगे, वो तो पहले से ही मतलब कट है इस डिस्कशन से। अब मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपने विचार रखें और मैं लक्ष्य तीनों भाई से, विचार रखें उस हाँ, चीज मैं के लक्ष्य ऊपर। भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन करें आप एज ए एग्नोस्टिक भी थीज्म को आर्ग्यू कर सकते हैं, और साथ में ये मान करके भी अगर ईश्वर होगा तो वो ऐसा होगा कि ऐसा होगा, जो ऐसे थीस्ट लोगों से प्रश्न किए जाते हैं वो भी आप करिए, ताकि एज ए थीस्ट उनको या मुझे ये अपॉर्चुनिटी हो कि हम अपनी फिलोसॉफी को एटलीस्ट बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहे एक गुड क्वेश्चनर के सीकर के सामने। हाँ संदीप जी। तो हमारा जो क्लेम है इस चीज के अंदर वो ये है कि जैसे कि हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन में करेंगे इस बात को। एक होती है मेटाफिजिकल, हम चीज कहते हैं यानी कि अभौतिक मेटाफिजिकल, एक होती है भौतिक। अगर आदमी इसको बड़ा लिटरल लेता है कि यार इस इन चीजों का तो मतलब मुझे पता ही होगा इन दो शब्दों का, तो वास्तव में उसको पता नहीं है। रियल बात ये है, देखिए अक्सर लोग क्या आप भी ये समझते हो कि जो ये नेचर है आप इसको समझते हो कि फिजिकल है। इसका ये एक बहुत बड़ा मतलब कि भ्रम है जो सबको होता है। आप कह रहे हो कि नेचर फिजिकल नहीं है? हम समझाऊंगा मैं कैसे है। हाँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ गॉड को या सोल को ही वो समझता है कि ये नॉन फिजिकल है, मेटाफिजिकल है। वास्तव में जो इस संसार का फंडामेंटल कोज है वो भी नॉन फिजिकल है। मैं समझाऊंगा क्या होता है फिजिकल, यानी कि भौतिक। भौतिक शब्द जो है वो भूत से बना है। हाँ। भूत के अंतर्गत होने वाली सारी क्रियाएं, भूत एज इन पास्ट? नहीं भूत नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। जैसे समाज के अंदर सारी क्रिया हो रही है, शादी मर्डर तक हो रहा है, वो सारी सामाजिक चीज में आ जाएगी। तो समाज के अंदर होने वाली सारी गतिविधियां सामाजिक। भूत के अंदर होने वाली सारी, यानी कि उस भूत कहते हैं कोई चीज जो क्रिया के पश्चात, जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई, कोई क्रिया हुई, तो उसके रिजल्ट में क्या बना, पानी। तो वैसे ही जब किसी मटेरियल में कोई हरकत होती है, वाइब्रेशन होती है, उसके पश्चात जब कुछ बनता है उसको हम भू क्रिया के पश्चात बनने वाला त, यानी कि ये वो संस्कृत का इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है, ये संस्कृत का डेरिवेशन है वर्ड का। ओके, एटिमोलॉजी के अनुसार व्हाट इज द क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड की मेरे को थोड़ा रिलेट हो। ये वही क्लोजेस्ट, इसका कुछ नहीं है क्योंकि ये सारा भाषाई सिस्टम है। तो अब समझाने के लिए
तो इसमें मैं तो बेसिकली आप कह रहे हो अगर दो चीजें मिलके कोई एक्शन हो रहा है वो भूत है। हाँ, मतलब कि किसी पदार्थ में क्रिया हुई, हाँ, क्रिया एज इन उसमें हरकत, जैसे पानी में पत्थर मारा तो उसमें हाँ, क्रिया हुई, हाँ तो लहर बनी। हाँ। तो वैसे ही उस प्रकृति के अंदर क्रिया हुई तो कोई चीज बनी। सो बेसिकली जैसे वो वाटर वाला एग्जांपल, पत्थर फेंकना वाज एक्शन, वो पानी हिलना वाज रिएक्शन। हाँ, हाँ, तो वो भूत इज व्हाट इन दिस? भूत मतलब कि किसी कोई चीज जब किसी पदार्थ में क्रिया होती है, उसके पश्चात जब नया पदार्थ बनता है, उसको हम कहते हैं भूत। इन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, Okay. भूत। हाँ। तो बात यह आएगी कि जो चीज ट्रांसफॉर्म हुई है वो क्या है? वो क्रिया के पश्चात एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये डिफरेंट चीज है। हाँ। जिस चीज से संसार बना है कोज के रूप, मतलब कि मटेरियल कोज के रूप में, जैसे कि एक घर है, घर बनता है ईंटों से, तो ईंट उसका मटेरियल कोज हो गई। ईंटों में एक्शन हुआ मिस्त्री द्वारा, उसके हमें रिजल्ट। इसमें व्हाट एग्जैक्टली इज भूत? भूत जो क्रिया के पश्चात एग्जिस्टेंस में चीज आती है, जैसे कि एवरीथिंग इज लाइक सम फॉर्म ऑफ भूत ओनली ना। हाँ, मिट्टी है। हाँ। मिट्टी क्या है? मिट्टी में कुम्हार ने रिएक्शन किया काम अपना, तो मटका बना। तो एक्शन के बाद मटका इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, राइट? जो जैसे फॉर एग्जांपल एक कप, कप क्या है? इट्स अ सोशल कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट ओनली वी ह्यूमंस अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ अ कप। अब मैं मिट्टी लाके क्ले बना के उसको ऐसे कर दूंगा, हाँ, तो वो मिट्टी ही है, वो सूख के वो भी अभी भी मिट्टी है, बट हमारे लिए वो कप है बिकॉज हमने उसको ऐसे डिफाइन किया कि अगर कोई भी पदार्थ अगर वो इस फॉर्म में है तो वो कप है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझो इस चीज को। तो अब हमें क्या, किसी चीज के अंदर फॉर्म आने के लिए उसका एक आधार भी चाहिए, बेस तो चाहिए, किस चीज में फॉर्म आया है। बट दैट इज अगेन लाइक सो हमारा दिमाग देखिए, कप क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कप, हाँ, लाइक व्हाट इज अ ट्रू कप, इट्स अ वेरी मेंटल थिंग। वी डोंट लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल, हम जितने सर्कल बनाते हैं वो परफेक्ट सर्कल नहीं होते, उसमें इम्परफेक्शंस होते हैं। परफेक्ट सर्कल ओनली एग्जिस्ट्स इन आवर ब्रेन। हाँ, इट्स अ कॉन्सेप्ट। हाँ, तो इसको हमारे यहाँ पे जैसे कि जो मूल पदार्थ है इस संसार का, जो इटर्नल जिसको हम कहते हैं, वो किसी क्रिया के पश्चात नहीं बना कि हम उसको कहें कि ये इस टाइम में बना। अगर किसी चीज में कोई एक्शन होगा तो उसका एक टाइम होगा, 1 साल पहले, 2 साल पहले। तो यू आर बिलीविंग द मटेरियल वर्ल्ड ऑलवेज एग्जिस्टेड? मटेरियल जो कोज है इस संसार का, जो कोज है, यानी कि जैसे कि कोई आपके पास स्ट्रिंग है, उसको आपने वाइब्रेट किया तो ऐसे ऐसे, तो उसका एक उसके अंदर विकार आ गया, विकृति होगी, पोजीशन चेंजिंग होगी। मैं समझाता हूँ इस चीज को। ये बेसिकली आर्य समाज जिस आइडियोलॉजी में मानता है वो उसको त्रैतवाद बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो द्वैतवाद है, मतलब ड्यूअलिज्म है ना। और वो ट्रेडिशनल भी एक फिलॉसफी है, उसको वैदिक फिलॉसफी भी बोलते हैं कुछ लोग, और अद्वैत भी है जो कि नॉन ड्यूअलिस्टिक अप्रोच को रखता है। तो वो जो ड्यूअलिज्म समझा रहे हैं, एक बार मैं उसको आपके सामने पेश करता हूँ कि वो चीज़ क्या है, उनके अनुसार क्या है। फिर हम लोग एक बार वो फाइन ट्यूनिंग वगैरह उस पर भी डिस्कस करेंगे, जो हमारी पहले बात हुई थी उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्योंकि वो क्लिप कब डलेगा क्या डलेगा हम पता नहीं, तो यहाँ पे एक बार उसका प्रीफेस रखेंगे। तो जस्ट फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट तो बहुत सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो ऐसा कहता है कि जो मैटर है उसमें एक हारमनी है, और उसको नोमोलॉजिकल हारमनी की प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो हारमनी है तो उस हारमनी को बनाए रखने के लिए, लगातार बनाए रखने के लिए कोई कॉन्शियस बीइंग चाहिए, जो कि फिजिकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल चीज में इंटेंट नहीं होता है। फिजिकल मतलब जड़ है, इनर्ट है, और जिसमें इंटेंट है वो फिजिकल नहीं होगी, वो कॉन्शियस चीज होगी। तो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। इसमें फिर वही क्वेश्चन आ जाता है ना कि मान लीजिए जैसे उस दिन मैं कह रहा था, जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस और सर्कमफेरेंस में बीच जैसा रेशियो जो व्हिच हैज टू डू विद अ कांस्टेंट कॉल्ड पाई। हाँ, नाउ देयर कुड बी सम, जैसे वो पाई का वैल्यू अगर थोड़ा सा भी ज्यादा वो सर्कल बनेगा नहीं, या ज्यादा भी थोड़ा सा भी कम है तो सर्कल नहीं बनेगा। तो देयर कुड बी मल्टीपल ट्रायल्स, हाँ, जिसमें एक पर्टिकुलर ट्रायल में वो बना, बाकी सब फालतू थे। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही हो सकता है कि दिस इज अ पर्टिकुलर ट्रायल जिसमें इट इज ऑल वर्किंग द वे इट इज सपोज्ड टू, एंड देयर कुड बी मल्टीपल ट्रायल्स जिसमें नथिंग हैपेंड बिकॉज़ द लॉज डिड नॉट वर्क टुगेदर। ठीक है, तो इसी पर बात आगे रखते हैं। मैं एक बार पहले क्लेम समझा देता हूँ, फिर आप क्वेश्चन अगर कहीं नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो जैसा आपने कहा ऐसा हो सकता था, बट एक प्रॉब्लम इसमें है मोशन की, कि मोशन कैसे हो रहा है। तो हम एक तो मोशन को ही रिडक्ट करके ये प्रूव करना चाहते हैं, जो कि फिलहाल हमने अभी नहीं किया है। हम इस पर पेपर लिख रहे हैं कि मोशन करने के लिए ही कॉन्शियसनेस चाहिए, बिना मोशन के कोई पार्टिकल्स जो है वो बिना कॉन्शियसनेस के कोई पार्टिकल्स मोशन ही नहीं करेंगे। इट वुड बी सम इनर्शिया, राइट? हाँ, लेकिन इस पर हम अभी डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने बहुत ही टेक्निकल भी हो रहा है। हाँ, बहुत टेक्निकल भी हो जाएगा, क्योंकि इनर्शिया तो वो ये कहेगा कि
इनर्ट मैटर जो है वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, तो वो वैसा तो कभी नहीं रहता है, उसमें बार बार फ्लक्चुएशंस आती रहती है, तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। हाँ, लेकिन फिर वो इनफिनिट रिग्रेशन में चला जाएगा। हाँ, इनफिनिट रिग्रेशन। हाँ, मेरा argument- इन्फिनाइट में नहीं जाता वो। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे कि आपका हाथ है, मैंने हिलाया तो मेरा हाथ भी तो हिला, लेकिन हमारे यहाँ पे ईश्वर यानी कि एक ऐसी बॉडी नहीं है जो एक देश या लोकल हो, वो वो यूनिवर्सल है। वो ऐसे है। मैं समझाता हूँ एक बार, लेट उसमें मी ये कंप्लीट। चीज है प्रकृति। जो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि जो मटेरियल है वो एक हार्मनी में काम कर रहा है, जिसमें आपने कहा ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ जो कि हार्मनी नहीं है, हार्मनी लेस है, वो भी हो रही थी, उसमें से एक में हार्मनी हो गई। लेकिन जब हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है, हमें ऐसा दिख रहा है कि जो कॉस्मोलॉजी, चाहे हम बिग बैंग को माने जहाँ पर सिंगुलरिटी के बाद में 4 फोर्सेस सेपरेट हुई, या हम किसी और थियरी को माने, चाहे इटर्नल इन्फ्लेशन माने या सीसीसी माने, हम ये देख रहे हैं कि शुरू से फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइंड हैं, वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किए हैं, एटलीस्ट हमारे यूनिवर्स में। फिर वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो यूनिवर्स ही नहीं रहेगा ना, यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली। तो वो जो फाइन ट्यूनिंग है ना, अब इसमें कई लोग ऐसा कहते हैं, आप कह रहे हो किसी ने फाइन ट्यून किया है, मैं कहूंगा यार वो रैंडम चांस है। हम उसी पर बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस बात के रैंडम होने की और फाइन ट्यून होने की। तो प्रोबेबिलिटी रैंडमनेस की। वन मोर थिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जितने सोलर सिस्टम है एंड जितने हमने अभी तक जितना स्पेकुलेट करके साइज ऑफ द यूनिवर्स जितना भी करा है, द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स इज दिस। हाँ, मैं उसी पर आ रहा था, मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। कई लोग ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी जो है, इस पर हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर हम रैंडमनेस वाली बात एक बार के लिए लागू कर सकते हैं कि बहुत सारे प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ नहीं है और यहाँ पर लाइफ है। अगर हम पृथ्वी को व्यवस्था मान रहे हैं, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक चाहिए, मतलब कुछ अरेंजमेंट है तो अरेंजर चाहिए, तो मंगल फिर व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब मंगल ग्रह पर तो अव्यवस्था है। बट मैं जिस फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहा हूँ, फाइन ट्यूनिंग पृथ्वी और मंगल वाली नहीं है, वो कॉस्मोलॉजिकल फाइन ट्यूनिंग है जो हर जगह काम कर रही है। हम रियलिटी को एग्जिस्ट करने के लिए जो पैरामीटर्स होने चाहिए, हम उस फाइन ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं। तो मैं उसमें टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया कि टेक्निकल बैकग्राउंड में फिर मजा नहीं आएगा बात वही करने वाली में। ना मल्टीवर्स वाली बात आ जाती है कि भाई हाउ डू वी नो इट्स इन दिस ओनली, बट देन आप कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटीज तो बहुत ही कम है। हाँ, उसमें भी जो इनवर्स गैम्बलर फैलेसी है जिसकी हमने बात की थी, उन्होंने कोई इक्वेशन दिया था, लेकिन हम यहाँ ना पे इक्वेशन पे नहीं, एक बार मैं कंप्लीट कर लेता हूँ संदीप जी। देखिए जो बहुत लोग होंगे उनको कुछ इसमें ज्यादा समझेगा नहीं अनलेस वो फिलोसफी में रुचि रखते मैं हैं। तो बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं एकदम पूरा वैसा नहीं बता रहा हूँ। एक नहीं समझ में आ जाएगा, मैं ट्राई करता हूँ। हमें वैसे ही ट्राई करना चाहिए, समझ लेंगे आज। समझ लेंगे, मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि उसके बिना फिर रिग्रेसनेस नहीं आएगी तो लोग। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज लाइक आई थिंक मास्टर्स लेवल इसमें पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसा कुछ। दिस आर नॉट इजी कॉन्सेप्ट्स, राइट? अब देखिए मेरा थोड़ा बहुत रुचि है इन चीज़ों में, तो मैं थोड़ा ग्रास्प कर लेता हूँ, उसमें भी स्ट्रगल ही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो देखिए ये जो टॉपिक है ना, आई थिंक दिस शुड बी लेफ्ट टू द एक्सपर्ट्स। हाँ, एक्सपेक्टिंग अस कि हमारे ऑडियंस जो भी लोग देख रहे हैं, हाँ, फॉर देम टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई हैव सीन वेस्ट में भी जो ऑडियंस है जो इंडिया से कहीं गुना ज्यादा एजुकेटेड माना जाता है, एंड वो ऑब्वियसली दे हैव बेटर एजुकेशन सिस्टम, एंड जितने एथिज्म थीज्म वाले ये टॉपिक्स पे जितने लेक्चर्स भी होते हैं, इतने सवाल होते हैं, दिस इज अ नेवर एंडिंग डिस्कशन। ठीक है, हाँ वो बात सही है, बट फिर भी एटलीस्ट हम अपनी बात प्रेजेंट तो कर देते हैं लोगों में, क्योंकि क्वेश्चंस आपको तब भी आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो फाइन ट्यूनिंग ये कह रहा है कि शुरू से ही यूनिवर्स जो है वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में है, सारी चीज़ें हार्मनी में है, और उसमें एक एक्सियम हमें दिखता है सस्टेनेबिलिटी का। अगर वो नहीं होगा तो यूनिवर्स सस्टेन नहीं करेगा। फिर चाहे हम ग्रेविटी की बात करें, जियोडेसिक्स और टेंसर की, कि पार्टिकल क्यों लग्रांजन उसमें हो रहा है, तब भी वहाँ यही क्वेश्चन आता है। जब मैं ऐसा प्रश्न करता हूँ कई साइंटिफिक एथीस्ट से, तो वो यही कहते हैं कि नहीं, अगर ग्रेविटी इस तरीके से काम नहीं करेगी तो यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा तो हो जाने दो, तो आई थिंक कोई और यूनिवर्स में से हो गया होगा, दिस इज द ओनली वन एग्जिस्टिंग, बिकॉज़ इसमें सारी चीजें fit हैं। इस यूनिवर्स में भी ऐसा क्यों कि यहाँ पर वो यूनिवर्स कोलैप्स नहीं हो रहा है? क्या ये पता सबसे हो जाए बड़ा किसी क्वेश्चन है। अब तक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स का कोलैप्स होना ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है, क्योंकि कोलैप्स होने के लिए चाहिए कि वो रैंडमनेस में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं इतने टाइम से चीजें रैंडम ना होकर के सस्टेन में ज्यादा आ रही है। तो जो सस्टेनेबिलिटी है ना, इसको एक ऐसे एग्जांपल से इन द समझिए। ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जिस टाइम फ्रेम में हम रह रहे हैं फॉर द यूनिवर्स इज लाइक बहुत ही ये,
एंड क्या पता हाँ, वन फाइन डे लेकिन फिगर आउट एवरीथिंग्स डन, वो खत्म हो आपकी गया। और मेरी एज सब तक, कुछ स्पेकुलेशन है ना। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, वो आपकी और मेरी एज तक ये बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो हमारे पास यूनिवर्स का बहुत लार्ज डेटा है, जो भी जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्सप्लोर कर रहा है। लार्ज जब कहता है ना, लार्ज इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, राइट? 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक का और 13 बिलियन ईयर्स पहले तक का डेटा हमारे पास में है। पूरा डेटा नहीं है मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन काफी डेटा हमारे पास है, मतलब यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये भी बहुत बड़े टाइम फ्रेम में छोटा हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम यूनिवर्स की एज ही इतनी मान रहे हैं, तो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग से देखो, एक होता है फिजिक्स, जो हम जैसे वो ग्रेविटी का ये हो गया, फॉर्मूलाज हैं, हम मिसाइल एक दूसरे कंट्री पे डाल रहे हैं, वो सब है। दूसरा होता है जैसे ये जो ब्लैक होल हो गया और ये लाइट ईयर्स हो गया, मेरे को ये पूरा स्पेकुलेटिव लगता है ऑनेस्टली। आई एम नॉट अ फिजिसिस्ट, बट आई फील यार दिस इज ऑल वेरी स्पेकुलेटिव। कल को कोई ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाएगा जिससे ये पूरा पलट सकता है। हाँ, तो साइंस इज आल्सो इन मेनी वेज, वो बोलते हैं ना हवा में तीर, ये भी हवा में ही एक कैलकुलेटेड तीर मार रहे हैं, बट ठीक ये है, भी वो बात सही speculative है। ही है। मैं तो मॉडर्न साइंस की बहुत सारी चीज़ों पर क्रिटिसिज्म करता हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि अभी तक जो चीज़ें चल रही है, हम केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक एटम, तो वो सारी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी के लिए हो रही है कि यूनिवर्स सस्टेन करेगा। आप जब भी किसी टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन करोगे, लास्ट में जाकर यही आंसर आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है जी, क्योंकि यूनिवर्स सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो यूनिवर्स सस्टेन नहीं कर पाएगा, इस चीज का ध्यान यूनिवर्स क्यों रखेगा? ये तो आप मानते हो कि किसी चीज का ध्यान रखना ये एक इनर्ट चीज के लिए पॉसिबल नहीं है, इसके लिए कॉन्शियस होना चाहिए। मैं एक बार अपना अगेन आई थिंक रैंडमनेस स्टिल एक्सप्लेन्स इट। क्या पता कल ही दुनिया खत्म हो रहा और हमें पता ही नहीं हो, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई है ना। लेकिन हो सकता है। हम कर लेते हैं ना दुनिया इट्स अ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, राइट? कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। एक बार आप एक पूरा बार कोई क्लेम, फैन चल रहा है, रोक के देख लेते हैं हाँ, उसको, अभी रोक क्या के दिखेगा। देखेंगे। एक बार पूरा क्लेम आप सुन लीजिए मेरा, उसके बाद फिर आपके जो प्रश्न होंगे वो हो सकता है कि आपके कई प्रश्नों में पहले ही खत्म कर दो। तो एक बार आप ऐसा मानिए कि मैं थीस्ट का आपके सामने क्लेम रख रहा हूँ। तो हमारा क्लेम ये है कि ये रैंडमनेस से नहीं आ सकता है। इसके लिए मैं बहुत सारी, जैसे उस दिन हमारी बात हुई थी, मैथमेटिक्स और सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी वो हमारा वैसा डोमेन नहीं है, जैसा आपने कहा आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो रखना फिर बेवकूफ़ी होगी कि उसमें आप मेरा तो ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए हाँ, खास कमेंट नहीं कर पाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ बहुत मिनिमलिस्टिक रहे। तो एक बार के लिए आप शेक ऑफ आर्गुमेंट मान लीजिए कि हाँ ऐसा है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर आप रीक्वेश्चन कर सकते हैं कि रैंडमनेस से ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो सकती। इसके लिए मुझे एक फाइन ट्यूनिंग चाहिए जो कि हर पल, हर दिक पर, हर जगह काम कर रही है और बार बार काम कर रही है, इसलिए यूनिवर्स सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब अर्थ या सन है वो नहीं, सन खत्म भी हो जाएगा तब भी यूनिवर्स इटसेल्फ तो सस्टेन कर रहा है ना, रियलिटी, वो फिजिक्स के लॉज हैं। तो हम उसके ऊपर बनाते हैं कि नॉमोलॉजिकल हार्मनी की प्रॉब्लम है, जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस को ही बाद में लोग ईश्वर, गॉड और इन चलिए सब ठीक है, चीजों पर कहते हैं। लेट अस टेक द स्टेप दैट हाँ, एक बार स्टेप लेते, मेरे को ही खत्म करने दो, आप पूरा 5-10 मिनट लंबा चलने दो हो गया। monologue। तो ये एक थीस्ट की एक एक्सप्लेनेशन हो गई कि इस रीजन से मैं मान रहा हूँ कि जो रियलिटी है उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर मेरे पास ज्यादा है। और क्योंकि कॉन्शियसनेस को अगर आप मान लोगे तो आप ये मानते हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत कमाल का आइडिया है कि हो सकता है कि कोई कॉन्शियस चीज हो, अगर ये लॉजिकल है तो। बट एक और प्रश्न है कि हमारा मन ऐसा क्यों चाहता है कि हम कॉन्शियसनेस वाली चीज को न माने। इसके पीछे सोशो साइकोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस के नाम पर आगे बहुत कुछ हुआ है। अगर वो नहीं होता तो ये ऐसा ही डिस्कशन होता कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत सारे फिजिसिस्ट ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एंटी रियलिस्ट जो है वो मानते हैं इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रियलिस्ट मानते हैं कि नहीं इलेक्ट्रॉन रियल है। तो ये ऐसा ही डिस्कशन होता। इस डिस्कशन में इतना कॉन्ट्रास्ट इसीलिए क्योंकि इसके पीछे सोसाइटियल रीजंस है, ये मानते हो आप? हाँ, एग्जैक्टली, है ना? तो ये जो मैंने अभी तक बात कही वो साइंटिफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो गए इस डिस्कशन के। अब मैं एक बार क्लेम को वापस से रीडिफाइन कर देता हूँ कि थीज्म क्या मानता है, वैदिक थीज्म क्या मानता है, जो वो कहना चाह रहे थे। तो वैदिक थीज्म ट्रिनिटी पर बिलीव करता है कि देयर आर 3 इटर्नल थिंग्स। एक कॉन्शियसनेस जिसमें एक डॉटेड कॉन्शियसनेस यानी लोकल कॉन्शियसनेस है, जो कि आप, मैं और हम सबको जो एक कंट्रोल कर रही है, या हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी कह लीजिए। एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो कि हर जगह पर है, जो सब कुछ जानती है। बट बेसिकली बोथ आर कॉन्शियसनेस, दोनों चेतन ही है, इनर्ट नहीं है, स्पेस टाइम वाली चीज नहीं है। वहीं जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब ये नहीं है ये जो जगत है कि ये हमेशा से, ये इटर्नल है। अगर ये अरेंजमेंट इटर्नल होगी तब तो यही सिद्ध हो जाएगा कि गॉड की कोई जरूरत ही नहीं है। हम ऐसा मान रहे हैं कि प्रकृति का मतलब है मटेरियल कॉज, मतलब सब कुछ जब कोलैप्स हो जाएगा, प्री सब क्रिएशन, प्री क्रिएशन या
पोस्ट डिस्ट्रक्शन जो साइक्लिक मॉडल है वेदास का, जो आपने सुना होगा कि सृष्टि प्रलय निर्माण सृष्टि प्रलय निर्माण ऐसे चलता रहता है, तो उसके बीच की जो अवस्था है उसमें ये व्यवहारिक जितना आपको जगत दिख रहा है, जब ये कोलैप्स हो जाता है, मतलब हम जो मान रहे हैं कि ईश्वर ने एक एक अरेंजमेंट को पकड़ के रखा है, जब ईश्वर अपनी अरेंजमेंट को छोड़ देता है तो ये सब मटेरियल अपनी साम्य अवस्था में, मतलब एकदम समुद्र जैसी हार्मनी खत्म हो जाएगा। हार्मनी खत्म हो जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। तो हार्मनी खत्म होने के बाद क्या होगा, तो एकदम अनडिफाइंड सिचुएशन, अव्यक्त, जिसमें मटेरियल, जैसा आपने नासदीय सूक्त सुना होगा कि न सत था न असत था, न तो एग्जिस्टेंस था न नॉन एग्जिस्टेंस था, तो वैसे एक अनडिफाइंड सी सिचुएशन आ जाएगी। उस सिचुएशन को ऐसी सिचुएशन में रखने के लिए क्रिएटर को अरेंज करना पड़ता है और हार्मनी में रखने के लिए उसे धारण भी करना पड़ता है। तो मटेरियल है, मटेरियल को अरेंज करने वाला अरेंजर है, और ये हो किसके लिए रहा है, इसका नेसेसिटेरियन कॉज जो है वो लोकल कॉन्शियसनेस है, डॉटेड चेतना है। हाँ, अब आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। मेरा ये मानना था कि ठीक है, मान लेते हैं दैट हार्मनी इज कॉज्ड बाय सम क्रिएटर, मेटाफिजिकल, हाँ, मेटाफिजिकल, सम मेटाफिजिकल कॉज। नो, वो दैट मेटाफिजिकल कॉज, व्हाई डू वी बिलीव दैट वो स्पिनोजास गॉड नहीं है, वो एक मॉरल गॉड है जो हमारे लिए केयर करता है और हमें हेल्प करेगा? तो वैसे तो हम भी ये नहीं मानते हैं कि वो हमारे लिए चिंता करता है या फिर उसमें मतलब ऐसी कोई भावना या इमोशनल पूजा नहीं करना चाहिए फिर तो किसी को? हाँ, मतलब पूजा करने से ईश्वर खुश होगा ऐसा हम नहीं मानते हैं। अच्छा, आप आगे आप भी तो नास्तिक ही हो फिर? नहीं, हम नास्तिक नहीं है। हाँ। वही मैं समझाता हूँ आपको। देखो, आप जो स्पिनोजा गॉड की बात कर रहे हो ना, हाँ। हमारे यहाँ पे क्या है, मूल में सब सारा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि सारा संसार जो है वो किसी मोशन का प्रोडक्ट है। इंटरनली यहाँ पे हर जगह वाइब्रेशन हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रहे हैं। अगर हम इन सारे फ्लक्चुएशन को कोलैप्स कर दें, रोक दें, तो हमें क्या मिलेगा? इसको बोला डिसहार्मनी है। डिसहार्मनी नहीं मिलेगी, एक ऐसा तत्व मिलेगा जो बिल्कुल अचल है, कोई गति नहीं है। वही तो डिसहार्मनी हुई ना, मतलब हार्मनी, डिसहार्मनी। ठीक है, आप ये कह सकते। डिसहार्मनी का मतलब ये होता है कि कोई चीज आराम से चल रही थी वो ऐसे हो गई। हाँ, मतलब इनका कहना है वो चलेगी नहीं, मोशनलेस कंडीशन हो गई, ये बिल्कुल इनर्ट, कुछ नहीं है, मोशनलेस कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज मोशन कर रही थी। तो मोशन के लिए एक सिंपल पोस्टुलेट है कि मोशन तब होता है जब आप हर जगह ना हो। आप जैसे मैं यहाँ से चलूंगा, मैं अगर हर जगह होऊंगा तो मेरी मूवमेंट कैसे होगी? मूवमेंट होगी नहीं। लेकिन जो संसार है, ये मूवमेंट का फल है, मूवमेंट का मतलब कि उसके बाद ये बना है। तो बात ये आती है कि जो स्पिनोजा गॉड है, अगर कहते हैं कि उसने अपने अंदर से ही ये सारा संसार रच दिया, लेकिन गॉड जो है अगर वो संसार रच पा रहा है तो वो एवरीवेयर नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है, तभी वो मोशन में आया है। आप ओमनी प्रेजेंट करिए या कोई और, मेरा क्वेश्चन था कि जो मोरालिटी है या जो हम शास्त्र में देखते हैं, वेद में देखते हैं, कुरान में देखते हैं, जहां पे भी देखते हैं, ये जो क्रिएटर है, हाउ डू वी नो दैट दे हैव सम स्टैंड ऑन मोरालिटी, और वो मोरालिटी वो हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं? व्हाई डू यू थिंक द, आपने बोला था सुप्रीम कॉन्शियसनेस वांट्स टू एजुकेट द लिमिटेड कॉन्शियसनेस एंड टेल देम ये वो सब? क्योंकि ईश्वर को हमारा एक गुण है दयालु। मतलब कि जैसे कि अब हम, अगर हमें ये शरीर नहीं चाहिए होता, जैसे कि मान लो कि आपको, आपके आसपास चारों तरफ सर्दी है तो आग लगी हुई, तो आप उसकी चाहना करते हो। इवन आपके पास से कोई लेके जाए, कोई रजाई उतार ले तो आप उसको उल्टा खींचते हो। ये तो assumption हो गया। assumption नहीं है, ये आपके जीवन का प्रैक्टिकल है। कैसा प्रैक्टिकल है? बच्चियों को तो 2-2 साल की बच्चियां मर जाती हैं, तब उनके साथ कोई दया नहीं करता। किन पे? बच्चे जो होते हैं, 2-2 साल के बच्चे नहीं मरते हैं क्या? मरते हैं, लेकिन उसका एक फिजिकल कोज है ना, कि आपका बॉडी साथ नहीं दी या बीमार हो गए, कुछ हो गए, तो लेकिन कॉन्शियसनेस तो नहीं मरी ना, वो तो अपना तो रीइंकार्नेट हो गया, जो भी हो गया, बट व्हाई दैट सफरिंग? सफरिंग जीव के कर्मों से होती है। अब कर्मों का लेखा जोखा फिर वही पास्ट उस पे आ जाएगा। अगर सब कुछ कर्म से ही हो रहा है, सब कुछ कर्म से नहीं, अगर कोई आपके इंटेंशनली आपका बुरा करता है, हाँ, तो कर्म स्वतंत्रता में, मेरी तो स्वतंत्रता होगी, मैं आपके साथ कुछ भी करूँ, आप मेरे साथ कुछ भी करो। लेकिन अगर आपके कर्मों के फल के अनुसार आपको, मतलब कि मैंने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, जैसे यहाँ आके किसी ने बम फोड़ दिया, तो वो आपके कर्म नहीं है, वो उसका कर्म था, उसने बम फोड़ दिया, उससे आप इफेक्ट हो गए, तो उसमें गॉड इंटरवीन नहीं कर रहा है, वो मान रहे हैं हम भी। करता है, मतलब कि ये हमारा जैसे फॉर एग्जांपल कर्मफल सिद्धांत। इसमें हो गया बेस क्वेश्चन, डू वी हैव फ्री विल और इज इट ऑल डिटरमाइंड? नहीं, आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, जब कर्म कर लिया तो फल भोगने में परतंत्र हो, ईश्वराधीन हो, फिर मतलब एक्शन करने में फ्री विल है। टेल मी समथिंग, अगर भगवान ने ये दुनिया बनाया है, 2 साल की बच्चियों का रेप क्यों होता है? क्योंकि कर्म स्वतंत्रता है। क्या मतलब उसने कुछ गलत किया इसलिए? नहीं, ना, मैं आंसर करता हूँ इसका। एक्शन लेने वाला है। हाँ,
इस संसार में इतने सारे So एक्शन then why is God letting that be? फिर तो उस चीज को मैं मतलब आंसर हमारे करता हूँ। ऊपर 24 घंटे की मैं आंसर निगरानी करता हो हूँ। जाएगी इसका और एक जीव इतना बंध जाएगा। ये थोड़ी सी आपको अजीब बात लगेगी, अगर ईश्वर हमको छोटी छोटी बातों पे रोकने लगेगा, छोटी छोटी बातों के ऊपर, तो आपका जो लेवल है, तो फिर रोक तो कब रोकते? कभी तो रोके नहीं आज तक। हम्म? कभी आके रोके हैं क्या? ईश्वर ने हमको भी तो व्यवस्था दी है, राज व्यवस्था। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ संदीप जी, कर्मफल में बिकॉज ऐसा देखो, है। हार्मनी का आर्गुमेंट में जो यूनिवर्स का हार्मनी दिया था, यूनिवर्स के लॉस दिए थे, हाँ उसमें आप कह सकते हो यूनिवर्स चल रहा है, दैट हार्मनी इज देयर। बट जो एक्चुअल मटेरियल वर्ल्ड में जो ह्यूमन हार्मनी, वो तो है ही नहीं जी। Human तो harmony के if लिए- God बताता हूँ if ना। God is a physicist to design the universe, he is great. But God is a sociologist to design human society, then bro he failed. ना मैं बताता हूँ, फेल्ड नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो आप समझोगे। जैसे आपने कहा 2 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, तो क्या उसने गलत कर्म किए थे? तो वो तो एक बहुत अलग डिस्कशन हो गया कि पुराने मान भी लें, अगर कोई कह भी दे ऐसा, यदि कोई ऐसा कह दे कि हाँ उसने बुरे कर्म ही किए हैं, तो उसे हम प्रूव नहीं कर सकते कि उसने बुरे कर्म किए या अच्छे कर्म किए। तो हम ये भी नहीं देख सकते कि उसके साथ जस्टिस हुआ या इनजस्टिस हुआ। लेकिन फिर भी कर्मफल ऐसे काम नहीं करता है कि उसके साथ इसलिए रेप हुआ, क्योंकि ईश्वर जो फल देता है ना, वो फल देता है पुनर्जन्म के ही दौरान। जैसे आपने यदि इस जन्म में अच्छे कर्म किए तो आपको और अच्छा मैप, अच्छा विजन दिखाएगा वो, है ना। यदि आपने बुरे कर्म किए तो वो आपको गलत मैप दिखाएगा, मतलब गलत तरह की या फिर और निकृष्ट योनि देगा या और निकृष्ट जीवन देगा। लेकिन जीवन जीते वक्त किसी बच्ची के साथ में रेप हुआ तो वो उस रेपिस्ट ने किया है, न कि ईश्वर ने। पहला क्वेश्चन मैं समझ गया आपके सारे क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि ईश्वर उसे रोक क्यों नहीं रहा है, ये क्वेश्चन किसी ने ट्विटर पर लिखा था तो मैंने आंसर किया था, और काफ़ी लोगों ने इस पर आंसर ऐसा किया था कि आप फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईश्वर उसे रोक दे। ईश्वर उसे बलात्कार करने ही ना दे, ईश्वर गलत लोगों को पैदा ही ना करे, तो सब कुछ वो अच्छा अच्छा ही कर दे, फिर बनाए ही ना सृष्टि। तो वास्तव में सृष्टि बनाई गई है या अगर हार्मनी क्रिएट की गई है तो इंडिपेंडेंटली आप अपने अकॉर्डिंग ग्रो कर सको। इसके लिए अगर उसमें ईश्वर इंटरवीन करेगा या क्रिएटर इंटरवीन करेगा तो फिर हमारे जीने का कोई सेंस नहीं है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? अगर ईश्वर होगा, यदि नहीं होगा तो ठीक है। ईश्वर ने इस सृष्टि क्यों बनाया? जीव के लिए, यानी जो क्यों भाई? जीना नहीं है, मैंने चॉइस थोड़ी से जिया था यार। अगर आप जीना ना चाहते, इसको हम बात करते हैं, धरती चल रही है ना, मैं तो अपनी मर्जी से थोड़ी पैदा हुआ था। आपका दिमाग, आपकी मैं कॉन्शियसनेस अब ऐसे देखो रहती है, वो आपका सारी बॉडी कंसेप्ट आगे भी निकल यहाँ जाती है। क्लियर होगा हाँ। अब, क्योंकि बार यहाँ पीछे से मैसेज आ रहा है कि जल्दी इसको वाइंड अप करिए, इसलिए हम जल्दी में कर रहे हैं। अगेन वो पहले वाले डिस्कशन को रिपीट हो रहा है, लेकिन हम इसको यूट्यूब वगैरह पर कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो डॉटेड कॉन्शियसनेस है ना, वो भी इटर्नल है, इटर्नल है, वो भी पहले से है। ऐसा नहीं कि उसको ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि वो इटर्नल है और वो अविद्या में है। यार मेरे को तो ये खत्म करना है यार, ये बार बार चलते रहेगा एपिसोड पे एपिसोड। ये जिंदगी के लिए या फिर और दूसरे जिंदगी में आऊंगा, मैं नहीं करना भाई ये सब भाई। वो फिर मोक्ष है ना पूरा, वो अलग मोक्ष डिस्कशन है। वो मोक्ष है, यानी कि आप मोक्ष चाहते हो। हाँ, आप मोक्ष चाहते हो। हेडलाइन डालो, लक्ष्य जी मोक्ष चाहते मेरे को बस निकलना है भाई ये सब से। कब तक ऐसे जीते निकलो यार, कब तक चलेगा ये, है ना। तो एट द एंड बात ये है कि क्योंकि लोकल कॉन्शियसनेस इटर्नल है, तो इटर्नल कॉन्शियसनेस है, तो ईश्वर हमें जबरदस्ती नहीं बांध रहा है, क्योंकि हम अब तक मोक्ष नहीं लिए हैं, तो इसलिए बार बार हमारा जन्म हो रहा है। और जब तक हम सही काम नहीं करेंगे तब तक वो हमें लात मार के इधर पटकता रहेगा। तो मैं कई लोगों को बोलता हूँ, अगर आपने सुसाइड कर लिया डिस्कशन में, तो आपको परमात्मा वापस लात मारकर वापस पटक देगा, तो सुसाइड मत करो। को कैसे मोक्ष पा दे फिर? वो फिर पूरा एक अलग डिस्कशन है ना। मोक्ष जब इस प्रकृति की नीड नहीं रहती ना सोल को, नहीं, जैसे वो कि डिस्कशन अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। बस हम लोग इतना थंबनेल डाल देंगे कि लक्ष्य स्पीक्स मोक्ष चाहते हैं। मजाक कर रहे हैं, खैर हम लोग डाल सकते हैं थंबनेल, क्या बोल रहे हैं? थंबनेल क्लिकबेट हो जाएगा, कर सकते हो, क्लिकबेट हो जाएगा। बस हम लोग यहाँ कंक्लूजन में मैं ये कह दूं कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये डिस्कशन किए हैं कि हम ये जानना चाहते हैं एज ए एग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव से कि अगर थीस्ट सही निकले तो क्या क्या होगा रियलिटी, वो हमको पूरा चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कि ये भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि कर्मफल और बहुत सारे सिद्धांत के नाम पर स्वर्ग नरक ये सब हम नहीं मानते हैं। अच्छा, आपने पूजा वाली बात पर भी बहुत आश्चर्य किया था, तो आप अब तक यही मानते हो कि जो आस्तिक है मतलब पूजा पाठ में विश्वास रखता होगा? मतलब मोस्टली तो वही करता है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं। पूजा पाठ का मतलब मीनिंग हम अगर ये मान रहे हैं ना कि पूजा करने से ईश्वर खुश होगा, तो ये गलत बात है। जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल ही कंप्लीट है, उसे हम खुश नहीं कर रहे हैं। और जैसे जो वैदिक फिलोसफीज है वो जनरली आइडियल वर्शिप और वो सब नहीं मानती। हाँ, आप साइकोलॉजिकल रीजन से आइडियल वर्शिप कर रहे हो कि आपको मजा आ रहा है। यार यू आर मोर क्लोजर टू स्पिनोजा's गॉड देन दिस। वो तो फिल्म देखने जैसा हुआ ना। आप फिल्म क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है।
वैसे ही आप आइडियल वर्शिप कर सकते हैं एज ए एंटरटेनमेंट के लिए, कि आपको अच्छा लग रहा है। भाई ये चीज आप मनोविज्ञान। मोर में अगर बड़े इसमें बोलोगे ना, जो भी मूर्ति पूजा करता है वो एंटरटेनमेंट के लिए करता है, उससे कुछ होता नहीं है। अपने नहीं हो रहा है ना, उससे एंटरटेनमेंट हो रहा है ना, एंटरटेनमेंट आपको हो रहा है। डिवाइन एंटरटेनमेंट मिल रहा भाई है। मैं नास्तिक हूँ, आप क्या बोल रहे हो? तो हो सकता है कि उससे आपका साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ओके, जैसे हवन या वो कुछ भी किया हमारे जाता साइड है। वाले गुस्सा नहीं होंगे, आपके साइड वाले होंगे, बता रहा हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड नहीं है, सब मिक्स है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हवन को वैदिक फिलोसॉफीज भी मानती है, आइडियल वर्शिप को नहीं भी मान रही है। तो हवन का भी मतलब ये नहीं है कि आप ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। हवन को भी सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा मान रहे हैं कि हवन करने से कुछ आपका भला होगा। तो पूजा अर्चना या कोई भी रिचुअल अगर है, अगर वो सही है, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल बाद में इंटरपोल्यूट भी हुए हैं, अगर कोई रिचुअल सही है तो उसका मतलब गॉड को प्रसन्न करना नहीं है। जो उपासना है ना, ईश्वर की उपासना, उसका भी अर्थ है ईश्वर को समझना, ईश्वर का ध्यान करना कि वो क्या है, रियलिटी क्या है, ये समझना ही है। यू गाइस आर आल्सो मोनोथीइस्ट। हाँ, ईश्वर एक ही मानते हैं हम ईश्वर। हाँ, ईश्वर एक जो हर है। जगह है वो तो एक ही है। तो ईश्वर आता है, यहाँ कुछ करता है, वो सब हम नहीं मानते। संहार करेगा, वो करेगा ना। रियलिटी के पीछे का एक मेटाफिजिकल कॉज है, उससे आपका क्या संबंध है। वो भक्ति भी एक अलग प्रकार की भक्ति होगी। उसमें ऐसा नहीं कि आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हो, आपको वापस से रिप्लाई दे रहा है ना, रेस्पॉन्स दे रहा है, वो खुश हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली बस समझना चाह रहे हैं कि रियलिटी क्या है। तो जैसे ध्यान या संध्या करते हैं, है ना, मेडिटेशन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, कोई वेद पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो बेसिकली खुद के लिए कर रहा है। ध्यान कर रहा है, खुद के लिए कर रहा है कि मैं कुछ खुली आंखों से सोच रहा हूँ, बंद आंखों से भी तो आप सोच सकते हैं। और ये तो आपने सुना होगा, मेडिटेशन वगैरह करने से कंसंट्रेशन अच्छा होता है, मन में चिंतन चलता है। तो हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो ईश्वर की उपासना का मतलब है ईश्वर के पास जाना या उसके बारे में जानना, ना कि उसको खुश करना। तो ये जो अप्रोच है कि हम पूजा करेंगे और हमारा कुछ एक रिचुअल पूरा हो गया और इससे ईश्वर के पास हमारी कोई अटेंडेंस लग गई है, ये हम नहीं मानते हैं। तो पूरा फिलोसॉफिकल गॉड है। इसको थोड़ा दार्शनिक भाषा में कह दूं और इसके बाद फिर इस पॉडकास्ट को हम अंत करेंगे कि जो पूजा पाठ है वो मनोरंजन है, आत्मरंजन नहीं है। मनोरंजन, मन का रंजन है, आत्मरंजन नहीं है। आत्मा का रंजन करने के लिए आपको स्वयं से मतलब उठना पड़ेगा, विद्या की तरफ जाना पड़ेगा। तो मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट बुरी चीज नहीं है, वो गुड एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो सकता है। जैसे अगरबत्ती वगैरह ये सब जलाना पहले नहीं था, वैदिक कल्चर में नहीं था। आपको 2000 साल पहले ऐसा कोई अगरबत्ती जलाने का एविडेंस नहीं मिलेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ। किसी को अगर अगरबत्ती जलाने से अच्छा लग रहा है तो उसको लगे, लेकिन उसका मेरे फिलोसॉफिकल गॉड से कोई रिलेशन नहीं है। मैं सोशली उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसका गॉड से कोई रिलेशन नहीं है। गॉड से रिलेशन मेडिटेशन का हो सकता है, क्योंकि वहां हम रियलिटी को समझ रहे हैं। जहां आप रियलिटी को समझ रहे हैं, अगर फिजिक्स की बुक भी पढ़ रहे हैं तो आप ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। अगर आप रियलिटी को समझ रहे हैं तो उपासना का अर्थ भी यही है, ईश्वर के पास जाना। तो ये बहुत अलग कंसेप्ट है। अगर हम सारे एक एक समझे ना, वर्ण व्यवस्था, ये वो जितने टॉपिक्स हैं, आपका तो धर्म बहुत पोल्यूट हुआ है इतने उनको- सालों में। हाँ, यही तो exact अगर दिक्कत समझे है। ना तो बहुत अलग है, बहुत पूरा अलग है। अलग है, पूरा ही। इवन स्वर्ग नर्क का भी हम यही कंसेप्ट मानते हैं कि स्वर्ग नर्क इसी जीवन में है जो सुख और दुख है। स्वप्न में भी आपको दुख मिल रहा है तो वो नर्क है, अभी आपको आनंद मिल रहा है तो ये स्वर्ग है। हम ये मान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि कोई और प्लेनेट है, वो अच्छा प्लेनेट हो सकता है, पर हम ये नहीं मानते कि आपकी आत्मा के पकोड़े तले जाएंगे, शरीर से कुछ निकल कर जाएगा ना। जो कुछ आपको बिल्कुल रैशनल लग रहा है सब कुछ वही है। स्वर्ग और नर्क भी वही है, वो एक शब्द है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है स्वर्ग और नरक के बारे में कि यदि तुम युद्ध जीते तो इस वसुंधरा को भोगोगे, स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि जीत गए तो राज्य भोगोगे। हाँ, जीत गए तो इस वसुंधरा को भोगोगे, और यदि मर गए तो स्वर्ग को भोगोगे। तो मर गए तो अगला जो जन्म है वो और अच्छा होगा, तो वो स्वर्ग होगा इसी धरती पर। यहीं पर यदि आप और अच्छे हो रहे हो, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में, तो वो स्वर्ग है। और यदि आप बहुत गलत परिस्थितियों में जा रहे हो तो आपके लिए नरक है। जैसे हम कहीं किसी होटल में जाकर हम कहते हैं नरक में आ गए, कहीं जाकर हम कहते हैं स्वर्ग में आ गए। बस आप वही इस स्वर्ग तरह ही और नरक। समझो कि मन आपने पॉलिथीन जला दी हम्म। और आप मर गए। नेक्स्ट जन्म में आपके आसपास धुआं ही धुआं, ऐसी इन्वायरमेंट में आप पैदा हो गए, तो ये नरक आपके कर्मों का फल है। और आपने अगर मुझे इन्वायरमेंट को लगता है ना अच्छा इस किया पर एक- तो अच्छे इन्वायरमेंट एक में पॉडकास्ट से कुछ नहीं होगा, इसको आगे चर्चा करनी पड़ेगी। और टाइम अभी बाउंड इतना है पीछे कि से हम- हमारे जो प्रोड्यूसर सर हैं वो बार बार कह रहे हैं कि इसको वाइंड अप करिए। तो ठीक है, एक ही मिनट में वाइंड अप करते हैं। आज हमने बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन किया। यहाँ पर हमने अपने कोई ओपिनियन कंक्लूड या फॉर्म नहीं किए हैं, हम जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं और ऐसे डिस्कशन चलते रहेंगे। और जैसा लक्ष्य भाई ने शुरू में मैसेज दिया कि यही इंडियन ट्रेडिशन रहा है, भारतीय परंपरा रही है। हमें आस्तिकता या नास्तिकता को मिशनरी की
तरफ फैलाना, ये ना रख के हमें इस परंपरा को फैलाना है, शास्त्रार्थ वाली, डिस्कशन वाली, डिबेट वाली, क्योंकि इससे सब लोग एक जगह बैठेंगे। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्ते।